हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डमाइन इन क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज वृंदा को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फुल ऑन सस्पेंस है। अगर आपको असुर जैसी वेब सीरीज पसंद है तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक जगह पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम चीनी है को अपने भाई सत्या के साथ खेलते हुए देखते हैं। और सत्या चीनी को एक डॉल बनाकर देता है और उसको कहता है कि हम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हम गांव में एक लाश को देखते हैं, जिसे देखकर स्वामी जी बताते हैं कि इस जंगल के पेड़ तुम लोगों से नाराज हैं, इसीलिए ये आदमी मारा गया। और जंगल की ये धरती माता यानी कि देवी तुम लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो तुम्हारा साथ कब का छोड़कर जा चुकी हैं। अगर तुम गांव में से किसी की बलि दे दो तो शायद माता खुश हो जाएंगी और तुम सब बच पाओगे। तब स्वामी जी पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर सीधा वहीं खड़ी चीनी पर इशारा करते हुए बलि देने के लिए कहते हैं। तो चीनी की माँ के होश उड़ जाती है और वह चीनी की बलि देने के लिए मना कर देती है कि आप चाहो तो मेरी बलि दे दो, पर मेरी बेटी की नहीं। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि स्वामी जी ने कहा है तो ऐसा ही होगा। और फिर रात को बलि की तैयारी की जाती है और चीनी की माँ और उसके भाई सत्या को एक कमरे में बंद किया जाता है, जहाँ सत्या कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद हम इन तीनों को किसी तरह वहां से निकलकर भागते हुए देखते हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि वो तीनों भाग रहे हैं तो वो इन तीनों का पीछा करने लगते हैं। और इसी बीच चीनी का फेवरेट खिलौना नीचे गिर जाता है, जो डॉल सत्या ने दी थी। तो सत्या उसे लेने के लिए वापस आता है, पर गाँव वालों के आने से वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सत्या रास्ता भटक जाता है। वही चीनी की माँ चीनी को शहर जाते हुए एक ट्रैक्टर में चढ़ा देती है और खुद गाँव वालों को रोकने में लग जाती है, जिसके कारण चीनी तो बचकर निकल जाती है और उसकी माँ को गांव वालों ने पकड़ लिया था। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे आती है, जहां हम वृंदा नाम की लड़की को देखते हैं, जो सुबह उठकर सबसे पहले दवाई खाती है। और हम समझ पाते हैं कि वृंदा को ठीक से नींद भी नहीं आती, वह ज्यादातर स्ट्रेस में रहती है। फिर हम वृंदा की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। और जब वृंदा यहाँ नाश्ता करने आती है तो तब पता चलता है कि वृंदा की छोटी बहन उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। फिर वो वृंदा की छोटी बहन, जिसका नाम नैना है, कुछ लड़कों के साथ बाइक से चली जाती है और उसी बाइक का नंबर वृंदा नोट कर लेती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां सारथी नाम के एक एसआई के पास एक आदमी अपनी पुरानी मारुति कार के बारे में पूछ रहा था कि वह कितने टाइम से गायब है और अभी तक मिले क्यों नहीं। पर सारथी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वहीं पर वृंदा आती है, जो कि खुद भी एक एसआई है और वह अभी 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन हुई है। तब ये लोग वृंदा के बारे में बात करने लगते हैं कि ये लड़की काफी अजीब है, जो अपने आप में ही खोई रहती है और ना ही किसी से बातें करती है। अब थाने आते ही वृंदा सबसे पहले उसकी बहन किस बाइक पर गई थी उसकी जांच पड़ताल करने लग जाती है और फिर वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। तभी वहाँ थाने का इंचार्ज आता है और सारथी उससे बात करने चल देता है। और तब हमें पता चलता है कि जो थाने का इंचार्ज है वो अपनी पुलिस की नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है और उसको रिश्वत लेने की आदत है। वो पूरे टाइम से रिश्वत लेने पर ही ध्यान देता है और सीनियर होने के नाते सारथी उसे कुछ भी कह नहीं पाता। इसके बाद अब एक आदमी जब नदी के किनारे टॉयलेट कर रहा था, तब उसे वहाँ पर एक सड़ी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस वालों को बुला लेता है। अब पुलिस वाले आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ सारथी का बॉस, जो कि अभी भी टाइम पास ही किए जा रहा था कि जरूरी है ये एक आत्महत्या होगी और कुछ नहीं, लेकिन सारथी को ये मर्डर लग रहा था। तभी वहाँ पर वृंदा भी आती है, जो लाश को देखकर काफी हैरान हो जाती है और फिर घर आते समय वह सारथी को कहती है कि यह जरूर मर्डर है, क्योंकि इतने सारे घाव कोई अपने आप को कैसे मारेगा और जरूर इस आदमी को मारकर बोरे में डाला गया होगा और फिर नाली में फेंक दिया होगा। जिस पर सारथी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद जब वृंदा सो रही होती है, तभी उसे जंगल के अजीब डरावने सपने आते हैं और वो जाग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वृंदा असल में छोटी बच्ची चीनी ही है और ये यहाँ कैसे आई है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और शायद अपने ही पास्ट को देखकर वृंदा ठीक से सो भी नहीं पाती और फिर अगले दिन सारथी के बॉस को पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर बताता है कि इसका मर्डर हुआ था, क्योंकि पहले इसके सर पर रोड मारी गई और फिर बॉडी में से एक ही जगह पर 16 बार चाकू से स्टैब किया गया। यानी कि इस आदमी को बहुत ज्यादा तड़पाया गया होगा। इस आदमी के मरने के बाद लाश को बोरे में भरकर फेंक दिया गया, जो नदी में बहकर किनारे पर आ गई। और साथ ही डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बॉडी पर यह जो तो घाव है
ये बहुत अजीब हैं, जो किस चीज़ की हैं ये अभी हम पता नहीं लगा पा रहे। तब सारथी मिसिंग केस वाली फाइल लेकर आता है और फिर 35 साल के गायब हुए लोगों की फाइल में से विक्टिम को ढूंढने लगती है ताकि कोई सुराग मिल पाए। फिर सारथी अपने साथ वृंदा को भी शामिल कर लेता है उस आदमी के बारे में पता करने के लिए। और जब रात को वृंदा घर जा रही होती है तो वो अपने साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ले जाती है, जिस पर वो घर जाते ही रिसर्च स्टार्ट कर देती है। और अब अगले दिन आकर वृंदा सारथी को बताती है कि वो आदमी जरूर रेलवे या किसी कॉल डिपार्टमेंट में काम करता होगा, क्योंकि मरने वाले के पैर में कॉल के पीसेज मिले थे। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही आदमी की मिसिंग फाइल ढूंढने लगते हैं जो उसी मिलते जुलते डिपार्टमेंट में काम करता था और वहाँ से गायब हुआ हो। तब इन्हें 32 लोगों के नाम मिलते हैं और यह लोग उनके फैमिली को बुलाकर लाश की पहचान कराने लगते हैं। फिर कुछ दिनों में इन्हें उस आदमी की बीवी और बच्चे मिल भी जाते हैं, हालांकि उन्हें किसी पर भी शक नहीं था कि मर्डर किसने किया होगा। तब वह सारथी का बॉस आता है जो कहता है कि अब उस आदमी की फैमिली मिल गई है तो अब ये केस खत्म कर दो, क्योंकि हमारे पास अब कोई लीड है ही नहीं, हम खूनी को कैसे पकड़ेंगे। और फिर सारथी खूनी को पकड़ने की बात करता है, उस पर उसका बॉस उसे डांट कर चुप कर देता है कि आज से ये केस बंद हो जाना चाहिए। पर वृंदा कुछ और ही सोच रही थी। उसके बाद रात को वृंदा सीधे थाने से कार और मैप लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लाश मिली थी। और थोड़ा ढूंढने पर उसे एक जगह एक पक्षी का पंख मिलता है, जिसके बारे में नेट पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये बहुत ही रेयर बर्ड है जो अब लुप्त होने जा रही है और उसके काटने से ऐसा जख्म हो जाता है। तब वृंदा उन फोटोज को लाश के जख्म से मिलाती है जो कि डिक्टो सेम थे, यानी इस पक्षी ने ही बॉडी को खाया था। बट फिर चाकू किसने मारा, सवाल ये उठता है। इसी बारे में वृंदा सोचने लगती है और इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में मांस की एक थैली लेकर एक सुनसान जगह पर आता है और फिर वो एक पक्षी से बात करके उसे वो मांस खिलाता है। तब हमें पता चलता है कि यही वो पक्षी है जिसके बारे में वृंदा रिसर्च कर रही थी और ये आदमी चीनी के खिलौने के साथ खेल रहा था, यानी कि चीनी का भाई सत्या ही है जो कि शायद ये मर्डर किए जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चीनी की माँ को गांव वालों ने पकड़ लिया था। तब गांव वाले कहते हैं कि अब बलि दिए बिना हम कैसे बच पाएंगे। उसी पर एक आदमी कहता है कि आप चाहो तो मेरी बेटी की बलि दे दो, बस गांव वालों को और गांव को बचा लो। जिसके बाद स्वामी जी उस लड़की की बलि के नाम पर उसे जिंदा जला देते हैं और फिर चीनी की माँ को भी सबक सिखाने के लिए जान से मार दिया जाता है। और ये सब होने के बाद स्वामी जी कहते हैं कि अब जंगल की देवी लौट आएगी और सब अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। तब वहाँ पर सत्या वापस आता है क्योंकि वो रास्ता ही भटक गया था और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर वो खूब रोता है। फिर सत्या वहाँ से एक मसाल उठाकर सबकी झोपड़ियों में आग लगा देता है, जिससे वहाँ रह रहे लोग मारे जाते हैं। और तब से सत्या ने भगवान को पूजना भी छोड़ दिया था। अब हम प्रेजेंट में सारथी और उसकी पत्नी लेखा को देखते हैं, जहाँ लेखा की माँ फोन पर उसे बच्चे करने के उपाय बता रही थी, क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं था। काफी ट्राई करने के बावजूद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था अभी तक। और फिर सारथी यहाँ से खाना लेकर चला जाता है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वह भी बच्चे ना होने से बहुत ज्यादा परेशान है। खैर, अब जब सारथी थाने आता है तो उसे वृंदा बता देती है कि मैं क्राइम स्पॉट पर जांच करने के लिए गई थी, तो वहाँ इस पक्षी का पंख मिला जो कि कटायु नाम का एक खतरनाक पक्षी है। और वो सारथी को कटायु के खाए हुए लोगों के निशान भी दिखा देती है जो लाश के निशान से मैच कर रहे थे। तभी इनका बॉस वहां आ जाता है, जिसे वृंदा केस के बारे में बताने वाली थी, पर सारथी बात को घुमा देता है और उसे बचा लेता है। उसका बॉस वृंदा को भी डांट कर चला जाता है क्योंकि उसने तो केस बंद करने को कहा था। इसके बाद वृंदा सीधे मरे हुए आदमी की बीवी से पूछताछ करने के लिए जाती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि वहाँ उसने उस आदमी की फोटो देखी थी जिसके सर पर बाल थे, लेकिन जब लाश मिली तो वो गंजा था। और फिर हम वृंदा की छोटी बहन नैना को देखते हैं जो कि कॉलेज में लड़कों के साथ नशा कर रही थी। फिर जब वो घर पर आती है तो वो अपनी माँ से ही बदतमीजी करने लगती है और उस बेचारी उसकी माँ उसे कुछ भी कह नहीं पाती। इधर हम सत्या को देखते हैं जो बिरयानी खाने के लिए लेता है और उसमें से कुछ पीसेज उठाकर रख लेता है और ये बात दुकान वाला नोटिस करता है और उसको ये चीज बहुत वियर्ड लगती है। और फिर सत्या बस के कंडक्टर पर नजर रखने लगता है जो कि उसका अगला शिकार हो सकता है। और फिर यहाँ वृंदा को आज रात भी नींद नहीं आती और उसके दिमाग में बचपन का ही सपना घूम रहा था,
फिर हम देखते हैं जहाँ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे तब ट्रैक्टर में उन्हें चीनी बैठी हुई मिलती है और फिर शायद इसी पुलिस वाले ने चीनी को अडॉप्ट कर लिया था। अब प्रेजेंट में वृंदा अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और बोलती है कि मेरी दवाई की डोज बढ़ा दीजिए, जिस पर वह डॉक्टर मना कर देती है। उसके बाद जब वृंदा सारथी के साथ चाय पी रही होती है तब वो चाय वाले को ग्लास टब में डालते हुए देखती है और उसे याद आता है कि किलर ने उस आदमी के लाश पर एक ही बार में 16 बार चाकू मारे थे, यानी कि वो किलर पहले भी खून कर चुका है। जिसके बाद वृंदा खुद जाकर पहले हुए मर्डर के बारे में छानबीन करने लगती है। फिर जब कुछ दिन बाद वृंदा वापस थाने आती है तो यहाँ उसके सीनियर ऑफिसर जो कि उसके बॉस थे वो बैठे हुए थे और वो पूछते हैं कि आजकल तुम कहाँ रहती हो, जिस पर वृंदा उन्हें सेम ऐसे ही पैटर्न में हुए मर्डर की फाइल दिखाती है और उसका बॉस वृंदा को डांट कर चला जाता है कि मुझे मर्डर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, बस उस केस को बंद कर दो। जो सुनकर वृंदा को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद हम सत्या को एक बच्चे के पास देखते हैं जो उसे खिलौना देकर चला जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये तो उसी आदमी का बच्चा है जो सत्या का अगला टारगेट है। इधर रात को जब वृंदा जॉगिंग कर रही थी तब उसे आइसक्रीम वाले को देखकर कुछ याद आता है और वो घर आकर छानबीन करने लगती है। फिर अगले दिन वो सारी फाइल लाकर सारथी को दिखाती है कि देखो उस मर्डर जैसे 3 और केस मिले हैं जिसमें लाश को ऐसे ही तालाब में फेंक दिया गया था और इन सब के बाल काट दिए गए थे। साथ ही हर लाश पर 16 या 20 बार चाकू से स्टैब किया गया था, यानी कोई सीरियल किलर जो खुला घूम रहा है। उसके बाद सारथी ये फाइल सीधा अपने बॉस के पास ले जाता है और ये दोनों यहाँ से सीधा एसीपी सर के पास आते हैं जो इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब एसीपी सर कहते हैं कि अब हम एक एसआईटी टीम बनाने जा रहे हैं जो इस केस पर काम करेगी। तब सारथी को उसके सर की टीम में हिस्सा बना लिया जाता है और जब सारथी अपने बॉस से वृंदा को भी लेने के लिए कहता है तो उसके बॉस उसे मना कर देते हैं कि यहाँ पर उसका क्या काम है, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। जिसके बाद सारथी को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वह अपने बॉस के साथ चला जाता है और बेचारी वृंदा वहाँ से चुपचाप घर लौट आती है जो अब तक इतनी सारी रिसर्च कर चुकी थी। इधर हम सत्या को देखते हैं जो अपनी अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही वो आदमी आता है तो सत्या उसकी मदद करने के बहाने उस आदमी को मारकर वैन में डालकर लेकर चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सत्या का बचपन देखते हैं जब उसे अपना गांव जलाने के जुर्म में जेल हो गई थी। वहीं उसी गांव में एक आदमी बच्चे को भगवान के नाम से डरा रहा था। तब सत्या कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, जिसके लिए सत्या को कमरे में जाकर खूब पीटा जाता है और फिर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब हम प्रेजेंट में सत्या को अपने अगले शिकार को मारते हुए देखते हैं, जहाँ पहले तो वो भगवान की फोटो को उल्टा घुमा देता है और फिर वो आकर पहले उस आदमी के बाल काटता है, फिर तड़पा कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो उस कटायु पक्षी को बाहर निकालता है जो आकर उस आदमी का मांस खाकर चुपचाप पिंजरे में चला जाता है। और इधर एसीपी के पास हम सारथी को देखते हैं जो आज वृंदा के बारे में उन्हें बताता है कि ऐसे केस की छानबीन वृंदा ने ही की थी और वो जो हमारे बॉस हैं वो किसी काम की नहीं है, इसलिए वृंदा का टीम में होना बहुत जरूरी है। जिस पर एसीपी सीधा सारथी के बॉस को कॉल करके उसे केस से हटा देता है और वृंदा को अपनी टीम में शामिल कर देता है, जिसके बारे में जानकर वृंदा भी काफी खुश होती। अब अगले दिन से वृंदा हेडक्वार्टर में आकर एसआईटी टीम के साथ काम करना शुरू कर देती है और ऐसे ही 11 केस और मिले हैं और इनके बॉस कहते हैं कि विक्टिम के परिवार वालों से पूछताछ की जाए, शायद कुछ पता चलेगा। तब ये सब लोग इसी काम में लग जाते हैं और मरे हुए लोगों के परिवार वाले यही बताते हैं कि जो भी मरा है वो बहुत अच्छा इंसान था जो सबकी मदद किया करता था। और ये सुनकर पुलिस वालों को समझ नहीं आता है कि ऐसे लोगों का दुश्मन कौन हो सकता है। और फिर यहाँ टीम एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाती है जो बताते हैं कि जो किलर है वो जरूर अपने किसी इमोशनल एंगल के कारण ये बदला ले रहा है, वरना कोई इतना तड़पा कर किसी को क्यों ही मारेगा। फिर थोड़ी और जांच करने पर पता चलता है कि जितने भी लोग अब तक मरे हैं वो सब कोई अच्छी जॉब करते थे या फिर कोई ना कोई अच्छा काम करते थे। इधर हम वृंदा को देखते हैं जो आज अपनी माँ के पास सोई होती है और उनसे कहती है कि अगर आप लोगों ने मुझे ना पाला होता तो मेरा क्या होता, पता नहीं आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ये सब कुछ मत बोलो। उधर हम सत्या को देखते हैं जो उसी लाश को बोरी में डालकर लाता है और पास के तालाब में बहा देता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सत्या कहता है कि मैं तो लाश ठिकाने लगाने आया था। और ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि जरूर इसने कोई नशा किया हुआ है
और ये उसे उसकी वैन के साथ थाने ले जाते हैं। अब अगले दिन सारथी किसी काम से थाने आता है तो उसके बॉस उसे टकरा जाते हैं, जो उसे देखकर कहते हैं कि मुझे पता है, तेरे कारण ही मुझे टीम से निकाला गया था। अब तू वापस आएगा थाने तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिससे सारथी थोड़ा डर जाता है। बट फिर हम वृंदा की बहन नैना को देखते हैं, जो रात को पार्टी में थी। तब यहाँ उसकी एक लड़के से दोस्ती भी हो जाती है। इधर आज वृंदा सारथी के घर पर डिनर कर रही थी। तब लेखा और वृंदा बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जब सारथी उसे घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो वृंदा के घर वालों के बारे में पूछता है, जिस पर वृंदा बताती है कि मैं अनाथ थी और मुझे एक पुलिस वाले ने पाला, जिसके बाद वही मेरी फैमिली बन गए। अब उसमें मेरी छोटी बहन और माँ है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वृंदा को जिसने पाला वो पुलिस वाला डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में बचपन का कोई इंसिडेंस रह गया है, जो कि धीरे धीरे ही जाएगा। फिर रात को सोते हुए वृंदा के पापा उसी के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वृंदा तो बाहर बैठी हुई है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि वृंदा का कहना था कि मुझे मेरे घर जाना है, जिसको वो पुलिस वाला अच्छे से समझाकर अपने साथ रख लेता है। अब प्रेजेंट में वृंदा एक पक्षी वाले के पास जाती है, जो उसको बताता है कि वैसे तो ये पक्षी अब इस इलाके में आते ही नहीं हैं, उसे जरूर कोई यहाँ पर लेकर आया होगा। फिर वो आदमी बताता है कि उत्तर प्रदेश के कलैकी जनजाति के लोग इस कटई पक्षी में माँ काली के रूप को देखते हैं, इसीलिए जो भी उनमें से मरता है उसके शरीर का टुकड़ा वो लोग कटई पक्षी को खिलाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उसे मोक्ष मिलेगा। और तब ये बात जानकर वृंदा अपने सर को बताती है और पता चलता है कि इस जनजाति के लोग तो 19वीं शताब्दी में ही गायब हो गए थे। फिर वृंदा कहती है कि अब तक हम मरे हुए लोगों पर जांच कर रहे थे, क्यों ना हम मिसिंग हुए लोगों के बारे में छानबीन करें ताकि हमें कुछ पता चल पाए। तब उसके सर ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और ये लोग मिसिंग लोगों के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। इसके बाद वृंदा अब्दुल के केस की फाइल लेकर उसके घर पहुंच जाती है और क्योंकि वो काफी टाइम से मिसिंग था, तब उसकी बीवी कहती है कि जरूर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। वैसे उसने कहा था कि वो 10 मिनट में घर आ जाएगा, पर वो लौट कर आया ही नहीं। तभी हम वहाँ पर उस छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे सत्या ने वो कार दी थी। इसका मतलब कि अब्दुल वही आदमी था जिसे सत्या ने मार डाला। फिर घर जाते समय वृंदा को याद आता है कि अब्दुल 10 मिनट में घर आने वाला था। तब वृंदा वही आसपास की जगह देखने लगती है और उसे एक खंडर की जगह दिखाई देती है, जहाँ जाने पर वृंदा को खून पड़ा मिलता है। जिसके बाद वृंदा पुलिस को बुला लेती है और फॉरेंसिक वाला बताता है कि मर्डर 2 दिन पहले हुआ था। फिर वहीं वृंदा एक फोटो को पलटती है जो भगवान की थी और वहाँ उसे एक ATM स्लिप भी मिलती है। इसके बाद वृंदा अगले दिन ACP को बोलती है कि हमें एक बार उस ATM पर मिले स्लिप के ऑनर को बुलाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्लिप वहाँ पर क्या कर रही थी। तब ACP पहले तो मना करता है, लेकिन वृंदा के कहने पर वो मान ही जाता है। और इधर हम सत्या को देखते हैं जो किसी दूसरे थाने में था और उससे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड 3 भी खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम आनंद नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक फाउंडेशन चलाता है। वहाँ वो लोगों को अपने पापा से भी मिलवाता है, जो एक जमाने में अपने सीनियर एडवोकेट थे। अब उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। वहीं सारथी और वृंदा भी आते हैं और तब पता चलता है कि वो आनंद की ही ATM स्लिप थी, इसीलिए ये लोग उसे अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब आनंद से सारथी सवाल करता है कि आपने 13 तारीख को पैसे निकाले थे, उसकी हमारे पास ATM स्लिप है। जिस पर आनंद कहता है कि हाँ, फाउंडेशन में प्लम्बिंग का काम चल रहा था, उसी के लिए मैंने पैसे निकाले थे। हालांकि मुझे तभी पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसके बाद मैं 1 घंटे में ही फाउंडेशन पर वापस आ गया था। इस पर सारथी पूछता है कि आपका ATM स्लिप 88 किलोमीटर दूर पाया गया है, इसका कोई जवाब है आपके पास? तब आनंद भड़क जाता है कि मुझे कैसे पता होगा, और वहाँ ACP आकर आनंद को जाने के लिए बोल देता है। फिर वृंदा सारथी से कहती है कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही भला बनने का ढोंग कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। बट कोई भी वृंदा की बात को नहीं सुनता और इसके बाद वृंदा अकेले ही आनंद पर दिन रात नजर रखने लगती है ताकि उसके खिलाफ कुछ सबूत मिल पाए। साथ ही वो उसकी कार में ट्रैकर भी लगा देती है। वहीं हम नैना को देखते हैं जो अपनी न्यू बॉयफ्रेंड से रोमांटिक बातें कर रही थी और तभी वृंदा आती है जो उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, क्योंकि वृंदा पर नैना के स्कूल से कॉल आया था, जिस पर नैना कोई जवाब नहीं देती और अपना रूम बंद कर लेती है। अगले दिन जब सारथी कुछ काम कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि जितने भी क्राइम हुए हैं वो विक्टिम के घर के आसपास ही हुए हैं और उनकी बॉडी
वहीं के नदी या नाले में पाई गई है, जिसके बाद उसे अब्दुल का घर याद आता है और वो सोचता है कि अब्दुल के घर के पास भी एक नदी है, तो अब्दुल की लाश भी वहीं हो सकती है। इधर वृंदा आनंद से आमने सामने से बात करने आ जाती है कि मेरे कुछ सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दो वरना मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। और तभी दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। जब वृंदा कह ही देती है कि मैं आप पर नजर रखे हुए थी पर कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर वो पूछती है कि आपके पापा ने तो खूब पैसा कमाया, तो आपने फाउंडेशन डालने का कैसे सोचा? जिस पर आनंद कहता है कि पापा की ऐसी हालत देखकर ही मैंने दान पुण्य का काम शुरू किया और ये फाउंडेशन चला रहा। तब वृंदा पूछती है कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं, जिस पर आनंद मना कर देता है। वहीं हम सारथी को देखते हैं जो अब्दुल के घर के पास आकर लोगों के साथ लाश ढूंढने में लग जाता है। अब इधर थाने में यहाँ का इंचार्ज आता है जिसे कांस्टेबल रात को पकड़े गए आदमियों के बारे में बताता है और उन्हीं में सत्या भी होता है, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि एक नशेड़ी है जो कल रात से कुछ भी बोले जा रहा है। तब वो पुलिस वाला सब लोगों से कुछ पैसे लेकर उन्हें छोड़ देता है, लेकिन जब ये लोग सत्या से पैसे मांगते हैं तो वो इन्हें पैसों के नाम पर चिल्लर देता है, जिस पर गुस्से में पुलिस वाला उसका बैग चेक करता है और उसमें वही चीनी की डोल होती है। और ये देखकर सत्या भड़क जाता है कि ये मुझे दे दो, साथ ही वो पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। तब पुलिस वाला उसे वो डॉल वापस दे देता है, जिससे वो थोड़ा शांत होता है। इधर आनंद आज बच्चों को साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा था कि इंसान अपने इमोशन दबाकर मेंटली वीक होता जाता है और उसके इमोशन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तभी वृंदा को अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब उसने पुलिस वाले को अपना फादर मान लिया था। फिर एक दिन पता चलता है कि एक लड़की को बचाते समय उसके फादर की डेथ हो गई, जिससे वृंदा और उसकी फैमिली बहुत दुखी हुई और वो लोग अकेले हो गए। वहीं एक पुलिस वाला कहता है कि शायद सर को जानबूझकर किसी ने मारा होगा। और फिर प्रेजेंट में सारथी और उसके साथी नदी में लाश ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर गांव वाले कुछ लोग आकर उन्हें मना करने लगते हैं कि ये हमारी पवित्र नदी है, यहाँ लाश वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर सारथी और उन गांव वालों का झगड़ा भी हो जाता है और फिर वो गांव वाला गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर वृंदा अभी भी आनंद के साथ ही यहाँ थी। आनंद उसे डिनर को कहता है। तभी वह अचानक से आनंद के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और आनंद उन्हें आकर इंजेक्शन लगा देता है और फिर उन्हें सुला भी देता है। आनंद बताता है कि उसके पापा की तबीयत कभी भी अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। खैर अब वृंदा अपने घर चली जाती है। वहीं इधर सारथी का जिस आदमी से झगड़ा हुआ था वह और गांव वालों को लेकर इन्हें रोकने के लिए आ जाता है। तब सारथी बंदूक चलाकर उन्हें रोकता है और सारथी का साथी बताता है कि हमें बॉडी मिल गई है, जो सुनकर गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। और अब अगले दिन अब्दुल की लाश को निकाला जाता है और तभी वृंदा को एक फोन आता है, जो सुनकर वो सीधे आनंद के घर पहुंचती है और पता चलता है कि आनंद के पापा का भी मर्डर हो गया है, जो देखकर वृंदा के होश उड़ जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए आगे का एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।